हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। उसमें बहुत कुछ पढ़ लिए। हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट पढ़े थे, ठीक है ना। तो अभी अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट का क्या पहचान है, या इसी को बोल सकते हैं द मेन पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड regarding the function of catalyst, ठीक है। ये टॉपिक है, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैटलिस्ट जो है इट में अंडरगो, है ना। पहला पॉइंट क्या है? में अंडरगो फिजिकल चेंजेस, इट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, सेकेंड चीज क्या हो सकता है? मे फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड्स, टेम्पररी केमिकल बॉन्ड्स with the reactant, with the reactant as well as ठीक है, रिएक्टेंट के साथ हो गया। और तीसरा चीज क्या होगा? इट इज रिकवर्ड अनचेंज्ड in original form, at the end of the reaction। ये इसका जो है ना पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि मतलब क्या हुआ कि क्या क्या कैटलिस्ट कर सकता है। तो कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होता है, जैसा देते हैं वैसा ही आपको वापस हो जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेज आता है उसमें, है ना। इसके चलते वो और इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेस, मतलब सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड बन जाए गैस में, तो फिजिकल चेंजेस आएगा कैटलिस्ट में, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा ये टेम्पररी केमिकल बॉन्ड बना लेता है रिएक्टेंट के साथ, है ना। रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट जो आता है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर चिपकता है रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट जो होता है ना ये कैटलिस्ट के सरफेस के साथ टेम्पररी बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, टेम्पररी बॉन्ड बनाने के बाद रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो अनस्टेबल होता है। फिर स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्म में जो है रिएक्टेंट जो है
हमारे पास रिएक्शन के समाप्त होने के बाद जो है ये कैटलिस्ट जो है ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो रिएक्टेंट क्या करता है कि इंटरमीडिएट फिजिकल चेंजेज होता है, फिजिकल चेंज होने के बाद वो टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड बना लेगा रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट, और उसके बाद रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, उसमें जो है प्रोडक्ट भी रहेगा और कैटलिस्ट भी रहेगा, और लास्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट उससे अलग हो जाता है। कैटलिस्ट अलग होकर के हमको वापस मिल जाता है और प्रोडक्ट अलग हो, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट फिर लास्ट में अलग हो जाता है। कैटलिस्ट फिर वापस हमको मिल जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, और उसको हम फिर दूसरे जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब जो है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका देखेंगे। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इट स्पीड्स अप द रिएक्शन, स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, बट does not change or shift the equilibrium, shift the position of equilibrium, position of equilibrium। ठीक है, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम बढ़ा देते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़ाए थे, फेज इक्विलिब्रिया चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट बढ़ जाता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घट जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ाया गया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, और जब कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो उस समय उसमें रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट नहीं होता है, यानी इक्विलिब्रियम को ना तो घटा देता है और ना ही बढ़ाता है। इक्विलिब्रियम को अगर शिफ्ट कर देगा या बढ़ा देगा तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम को अगर घटा देगा या शिफ्ट कर देगा लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करता है। रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के साथ कराएं या बिना कैटलिस्ट के कराएं, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है बनेगा। कैटलिस्ट का एडवांटेज है कि कैटलिस्ट को जब हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमको जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। विदाउट कैटलिस्ट भी करवाएंगे तो भी उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, और कैटलिस्ट के साथ भी अगर हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो भी उतना ही बनेगा। तो ये क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है कि कैटलिस्ट करने के बाद जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता है? उसका इक्विलिब्रियम क्या है, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, यही है ना। तो ये रेशियो कब चेंज नहीं होगा, जब दोनों में चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में भी चेंज आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में भी चेंज आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ पढ़ा चुके हैं कि पहले ही कि ये कैसे काम करता है। कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है, कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर जाता है, इसीलिए स्पीड हो जाता है, रिएक्शन का बढ़ जाता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का मॉडिफिकेशन जो करता है ना कैटलिस्ट, वो रिएक्टेंट का भी कर देता है और प्रोडक्ट भी। कोई भी जब रिएक्शन होता है तो लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और प्रोडक्ट जो है राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है इसके।
तो करता क्या है कि ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंज लाता है कि दोनों के चेंज रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज ले आता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बनता है इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली करता क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट में चेंजेस ले आता है और बैकवर्ड रिएक्शन के भी रेट में चेंजेस ले आता है। मतलब क्या करता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको भी चेंज करता है, बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसमें भी चेंज लाता है। तो चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को मॉडिफाई कर देता है, दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है एक्चुअली, कैटलिस्ट क्या करता है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये जो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। लेकिन लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं होता है, सिर्फ रिएक्टेंट वाला में नहीं होता है। ये जो प्रोडक्ट फिर से वापस रिएक्टेंट बनेगा इसमें भी वो एक्टिवेशन एनर्जी का लोअरिंग कर देता है। तो चूंकि कैटलिस्ट दोनों के ऊपर काम करता है, रिएक्टेंट के ऊपर भी प्रोडक्ट के ऊपर भी, दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडिफाई कर देता है, इसीलिए रेशियो हमेशा सेम रह जाता है, इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्टिंग नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग जो है आगे तीसरे कैरेक्टरिस्टिक तब बढ़ेंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि एक कैटलिस्ट एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को ही फैसिलिटेट कराता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ही स्पीड को चेंजेस लाता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ही रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस लाता है। दूसरे रिएक्शन में जब उसी कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कैटलिस्ट जो होता है हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही काम करता है। दूसरे रिएक्शन में जब उसी कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट वो उस तरह का नहीं होगा, इसलिए इसको बोलता है कि ये हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन में ही काम करता है, दूसरे रिएक्शन में वो काम या तो नहीं करता है या बहुत ही माइन्यूट जो होता है ना वो ऑल्टरेशन करता है, माइन्यूट ऑल्टरेशन इन रेट ऑफ रिएक्शन करता है जो ठीक से पता भी नहीं चलता है। इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक है, ये रिएक्शन डिपेंडेंट है कि किस किस केमिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वहीं पर ये पर्टिकुलर जो कैटलिस्ट है वो काम करेगा, दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरे रिएक्टेंट में ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक, इवन नेचर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, है ना, नेचर ऑफ रिएक्शन सेम होगा फिर भी, नेचर ऑफ रिएक्शन सेम होगा फिर भी वो जो है दूसरे में काम नहीं करेगा, यानी एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटलिस्ट का ही यूज होता है ना। अब है कि कैटलिस्ट का लिस्ट बना हुआ बहुत सारा, उसमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लेंगे और ये रिएक्शन करवा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, हमेशा उसी का यूज करेंगे। अगर हम अपने मन से कोई दूसरा कैटलिस्ट का यूज कर लिए तो फिर जो हमारा जो ऑप्टिमम रिजल्ट है जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। उसके बाद चौथा चीज हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज
डेल्टा ई, ठीक है ना। डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, है ना। चेंज इन एनर्जी जो होता है रिएक्शन में, चेंज इन एनर्जी जो होता है वो चाहे हम कैटलिस्ट यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन एनर्जी उतना ही होगा, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें चेंज इन एनर्जी आएगा, विदाउट कैटलिस्ट भी करवाएंगे तो भी चेंज इन एनर्जी उतना ही होगा, अगर कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो भी चेंज इन एनर्जी उतना ही होगा। बस इतना ही होगा कि विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्शन स्लो चलेगा और कैटलिस्ट के साथ करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया ही बनेगा। अब ये जो अमोनिया बनेगा तो ये जो चेंज इन एनर्जी होगा हमेशा सेम रहेगा। अगर हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो भी अमोनिया उतना ही बनेगा, अगर कैटलिस्ट यूज नहीं किए तो भी अमोनिया उतना ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, टाइम। कैटलिस्ट यूज करेंगे अमोनिया जल्दी बन जाएगा, कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे अमोनिया लेट से बनेगा, लेकिन एनर्जी जो होगा, चेंज इन ओवरऑल चेंज इन एनर्जी वो हमेशा सेम रहेगा चाहे कैटलिस्ट यूज करें या ना करें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डज नॉट चेंज द चेंज इन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन होता है तो चेंज इन एनर्जी, कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्जोथर्मिक होगा, तो एंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक होगा तो चेंज इन एनर्जी तो होगा ही। तो जितना होता है चेंज इन एनर्जी वही चेंज इन एनर्जी आएगा चाहे हम कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो है थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया था, तो बहुत सारा थर्मोडायनामिक फैक्टर भी है, तो वो जो थर्मोडायनामिक फैक्टर है उसमें भी कोई चेंज नहीं लाता है, डज नॉट चेंज थर्मोडायनामिक फैक्टर, ठीक है। थर्मोडायनामिक फैक्टर लाइक, ठीक है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन इंट्रॉपी और डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि थर्मोडायनामिक फैक्टर में भी कोई चेंज नहीं आता है, थर्मोडायनामिक फैक्टर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज द थर्मोडायनामिक फैक्टर लाइक डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन फ्री एनर्जी। ये सारा चेंजेस जो होगा चाहे हम कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, हम चाहे कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, कैटलिस्ट यूज करेंगे तो भी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और कैटलिस्ट जब यूज नहीं करेंगे तो भी देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। यानी जो भी चेंजेस देखेंगे हम चाहे कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, डेल्टा एच का वैल्यू सेम रहेगा, डेल्टा यू का वैल्यू सेम रहेगा, डेल्टा एस का वैल्यू भी सेम रहेगा। कैटलिस्ट यूज करेंगे तो भी उतना वैल्यू, नहीं यूज करेंगे तो भी उतना ही वैल्यू। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब कुछ हम लोग और टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी आता है प्रोमोटर्स, ठीक है ना, प्रोमोटर्स, ठीक है। प्रोमोटर्स क्या है, इट इज अ सब्सटेंस दैट इनहांसेस द एक्टिविटी, इनहांसेस द एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी of the catalyst, ठीक है। अब जैसे है एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। इसमें जो है आयरन होता है, ये जो है कैटलिस्ट है, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग और एक मेटल का यूज करते हैं मॉलिब्डेनम, ये जो है प्रमोटर, ठीक है, ये क्या है, प्रमोटर है। तो इसमें आयरन का क्या काम है, आयरन जो है कैटलिस्ट है, जब तक हम आयरन नहीं देंगे इस दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होता और अमोनिया नहीं बनता है, ठीक है। जो ये कैटलिस्ट है रिएक्शन को फैसिलिटेट कराता है,
लेकिन अगर हम मॉलिब्डेनम दे देंगे तो इस कैटलिस्ट का एक्शन और अच्छा हो जाएगा, तो रेट और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये प्रमोटर अब खाली ये मॉलिब्डेनम ही इस रिएक्शन में देंगे, ये आयरन नहीं देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, दोनों तो कैटलिस्ट ही है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता है, ये कैटलिस्ट के बाद और ऊपर से डालेंगे तब ये काम करेगा। ठीक है ना, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को मॉडरेट कर देता है, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ऑल्टर कर देता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन तभी होगा जब हम आयरन का यूज करेंगे कैटलिस्ट के रूप में, तो इस दोनों में रिएक्शन होगा और अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें इसके बाद आयरन डालने के बाद मॉलिब्डेनम भी उसमें हम डाल दें तो रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं कि आयरन डालते ही नहीं है, सिर्फ मॉलिब्डेनम उसमें डालेंगे, आयरन हम डालेंगे ही नहीं, सिर्फ मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन में देंगे, तो इस दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा। यानी ये जो मॉलिब्डेनम है इन द एब्सेंस ऑफ आयरन काम नहीं करेगा, ये जो मॉलिब्डेनम है इन द एब्सेंस ऑफ आयरन काम नहीं करेगा। अगर हम अकेले मॉलिब्डेनम यूज करते हैं तो इस दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आयरन के प्रेजेंस में मॉलिब्डेनम डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मॉलिब्डेनम है ना प्रमोटर है, कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को फैसिलिटेट नहीं करा रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में काम कर रहा है और उस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो प्रमोटर क्या हो गया कि कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया, इसीलिए इसका नाम हो गया प्रमोटर। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी है पॉइजन। ठीक है, पॉइजन है ना, पॉइजन का मतलब जो हम लोग पॉइजन खाते हैं वो सब नहीं, मरने के लिए, वो पॉइजन नहीं है। ये क्या करता है, it is the substance that decreases the activity। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल जैसे है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड है या आर्सेनिक है, ठीक है ना, ये दोनों को अगर कोई रिएक्शन हो रहा है कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस समय उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्सेनिक को भी हम इंट्रोड्यूस कर दें तो जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। कैटलिस्ट का एक्टिविटी कम हो जाएगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कोई रिएक्शन है जो हो रहा है, कोई किसी कैटलिस्ट के हेल्प से हम उस रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा नॉर्मल से। लेकिन उसी समय क्या करेंगे, कैटलिस्ट के अलावा उसके में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्सेनिक भी डाल देंगे उस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, तो क्या होगा, तब क्या होगा कि रिएक्शन जो है स्लो हो जाएगा, या कभी हो सकता है कि रिएक्शन ना भी हो, बंद हो जाए, रिएक्शन स्लो भी हो सकता है या रिएक्शन बंद भी हो जाएगा। तो ये क्या किया, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को कर्व कर दिया, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। तो इस तरह का सब्सटेंस जो कि एक कैटलिस्ट के एक्टिविटी को रिड्यूस करे, डिक्रीज करे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन। ठीक है, तो पॉइजन और प्रमोटर अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये काम होता है। यानी अगर अकेले पॉइजन को या प्रमोटर को किसी रिएक्शन में देंगे तो इसका कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ना तो रेट ऑफ रिएक्शन में कमी लाएगा और ना ही बढ़ाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब इस दोनों को किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में देते हैं तब ये अपना एक्टिविटी दिखाता है। अगर प्रमोटर रहेगा तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, अगर पॉइजन रहेगा तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारा दो टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है,
अब पढ़ेंगे, नया टॉपिक आ जाएगा अब हमारे पास, ठीक है। तो नए टॉपिक में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जो है हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट को अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसके फंक्शन के आधार पर। तो उस आधार पर अगर हम कैटलिस्ट को क्लासिफाई करेंगे तो हमको दो तरह का जो है कैटलिस्ट मिलता है। एक है होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरा है हिटेरोजीनियस कैटलिस्ट, ये दो तरह का कैटलिस्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस दोनों को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस दोनों के कैटलिस्ट को हम लोग, इस दो कैटलिस्ट को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट को पहले पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है ना। कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है, अगर रिएक्टेंट का भी फिजिकल स्टेट वही हो तो हम लोग बोलते हैं ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, ठीक है ना। कैटलिस्ट का भी फिजिकल स्टेट वही हो जो कि उसके रिएक्टेंट का हो, तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होमोजीनियस कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे और कैटालाइसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस को हम लोग कैटालाइसिस बोलते हैं और वो जो एजेंट होता है जो कैटलिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन से, तो ये गैस है, ये भी गैस है, और जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये भी गैस है। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगा जब कैटलिस्ट के रूप में हम नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज करेंगे, ये जो है कैटलिस्ट है, ठीक है। ये भी, अब देखो कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में है और रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में। रिएक्टेंट क्या है, गैस है, कैटलिस्ट क्या है, गैस है। तो चूंकि रिएक्टेंट भी गैस है और कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में ही है, इसलिए इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। तो प्रोसेस हो गया होमोजेनियस, ये जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल प्रोसेस है, ये हो गया होमोजेनियस कैटालाइसिस। और इसमें जो कैटलिस्ट का यूज किए वो हो गया होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल तो लिक्विड होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2CH3, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, साथ में वाटर भी बनता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है 413 केल्विन पर और इसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये है इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और ये क्या है, ईथर है, डाई इथाइल ईथर, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। तो ये डाई इथाइल ईथर है और ये जो है इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट इसमें करने के लिए कुछ करना नहीं है, उसमें 2-4 गुण कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम इसको सेक कर देंगे
413 केल्विन पर जो है इसको सेक करेंगे तो इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके जो है डाइइथाइल ईथर बना देगा। इसमें देखो रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो ये भी हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म में ही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो दोनों तो सेम फेज में ही हो गया, दोनों ही लिक्विड में है, रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट भी। ये कैटलिस्ट है यहाँ पर, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 2-4-10 बूंद की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, 4-5 बूंद में ही ये हो जाता है काम, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या किया, ये तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल से ही रिएक्शन करवाया, इससे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो जैसे डाले वैसे ही हमको रिकवर कर जाएगा, सिर्फ इथाइल अल्कोहल जो है डाइइथाइल ईथर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों गैसियस, दोनों जो है लिक्विड स्टेट में है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस कैटलिस्ट का। और ये जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, ये हो गया होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे मैकेनिज्म, है ना, कि कैसे जो है होमोजीनियस कैटालाइसिस हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें बहुत सारा जानते ही हो कि कैटलिस्ट का कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, इस पर बहुत सारा मतभेद है, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग जो है अपना अपना ओपिनियन है, उसमें से जो बेस्ट है वो हम तुमको बता देते हैं, जो सबसे सूटेबल एक्सप्लानेशन है मैकेनिज्म का वो हम तुमको बता रहे हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, कि जो होमोजीनियस कैटालाइसिस है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन को फॉलो करता है। बहुत सारा मैकेनिज्म है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं किसके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब है कि जब रिएक्शन होगा तो उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, उसका मतलब हुआ कि कैटलिस्ट क्या करेगा और रिएक्टेंट क्या करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट जो है किसी एक रिएक्टेंट से कंबाइन कर जाएगा, कैसे कैसे काम करेगा, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। जो कैटलिस्ट होगा किसी एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। इंटरमीडिएट मतलब हुआ कि एक पहला स्टेप में जो कंपाउंड बना वो दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाता है सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में, और इस तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड दे सकता है, पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरा इंटरमीडिएट कंपाउंड दे सकता है, या इंटरमीडिएट जो है फाइनली प्रोडक्ट भी दे सकता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं किसमें, होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विड लिक्विड रहेगा आपस में, तो लिक्विड लिक्विड आपस में मिल जाता है, इसमें एडजॉर्प्शन होने का कोई चांस नहीं है। गैस और गैस आपस में कैटलिस्ट भी गैस रहेगा और रिएक्टेंट भी गैस रहेगा, तो उस केस में भी क्या है, ये तो आपस में मिल जाएगा होमोजीनियसली, इसमें भी एडजॉर्प्शन होने का केस नहीं होता है। तो लिक्विड और गैस में जनरली एडजॉर्प्शन तो होता नहीं है ना, सॉलिड गैस के बीच में होता है, सॉलिड लिक्विड के बीच में एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन गैस गैस के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में एडजॉर्प्शन जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो जब एडजॉर्प्शन नहीं होता है तो एडजॉर्प्शन थ्योरी को हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
होमोजेनियस कैटालिसिस में हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है, तो उसको तो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो जिस कारण जो है यहाँ पर कौन सा थ्योरी चलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल चलेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन मेथड से हम बताएंगे, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी हम बता देते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, एक हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए तो क्या बनता है, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। यही हमारा रिएक्शन है, ठीक है, यही हमारा रिएक्शन है। कैसे बनता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट है, अभी तुरंत बताए थे इस रिएक्शन को, ये कैटलिस्ट है। तब ये रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है ना, ये रिएक्शन होता कैसे, इसको देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले जो कैटलिस्ट, चूंकि ये तो होमोजेनियस कैटालिसिस है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो सब तो गैस ही है ना, सब तो गैस ही है। तो जब सब गैस ही है तो ये होमोजेनियस कैटालिसिस है, और गैस तो एडजॉर्ब होता नहीं है, वो तो एक दूसरे से मिल जाता है ना, होमोजेनियसली सॉल्यूशन बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। तो इसीलिए यहाँ एडजॉर्प्शन थ्योरी तो नहीं चलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में पहला में चीज़ क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो कैटलिस्ट है इसमें दो रिएक्टेंट है, ये भी है और ये भी है। तो ये दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ ये कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा और अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, डिटरमाइनिंग स्टेप बताए थे, ठीक है। यही है इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो है यहाँ रिएक्शन करेगा सेकेंड स्टेप में, फिर से ये रिएक्शन करेगा, इस बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दूसरे रिएक्टेंट से सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके जो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना दिया और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजेनरेटेड हो गया, रीजेनरेटेड हो गया और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब हम इस दोनों को जोड़ देंगे तब हमको फाइनल जो है मिलेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे दो, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना 2NO2 यहाँ आएगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, 2NO ये भी कट जाएगा इसके साथ, तो इधर क्या बच रहा है, इधर O2 बचा और इधर SO2 बचा। तो SO2 में यहाँ तो 2 से ऊपर में O2 बच गया और नीचे में 2SO2 बच गया और इधर 2SO3 बच गया, ठीक है, ये भी गैस है। आ गया फाइनली, ये मिल गया हमको 2SO3। तो इस तरीके से देख लो कि पहला स्टेप में क्या हो गया कि फर्स्ट पहले क्या किया कि ये जो कैटलिस्ट है वन ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्शन किया, कैटलिस्ट पहले क्या किया, वन ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्शन कर गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये अब और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना वो सेकेंड स्टेप में दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट किया और फाइनल प्रोडक्ट दे दिया और कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर दिया। यही है ना कैटलिस्ट, यही तो है कैटलिस्ट, है ना, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। यहाँ रीजनरेट हो गया, रीजनरेटेड
कैटलिस्ट, ठीक है, रीजनरेटेड कैटलिस्ट हो गया। तो कैटलिस्ट यहाँ यूज हो गया, इंटरमीडिएट बना, फिर वो इंटरमीडिएट सेकेंड रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, फिर प्रोडक्ट बनाया और कैटलिस्ट को रीजनरेट कर दिया, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल हम लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हमको ओजोन का जो है डिकम्पोजिशन कराना है, ठीक है ना। तो जब यही तो है यहाँ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये कैटलिस्ट हो गया, है ना, यही कैटलिस्ट, दिस इज योर कैटलिस्ट, है ना, ठीक है। तो पहले कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। यहाँ तो रिएक्टेंट एक ही है, ओजोन, तो कोई एक मॉलिक्यूल रहेगा ओजोन का, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये ओजोन से रिएक्ट किया, ठीक है, ओजोन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया और साथ में ऑक्सीजन गैस भी दे दी, या यहाँ पर इंटरमीडिएट, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि ओजोन ऐसे भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है। ओजोन जो होता है ना, इम्प्योरिटी के प्रेजेंस में, है ना, ओजोन लेयर है, वहाँ इम्प्योरिटी जाता है, जैसे अनवांटेड पॉल्यूटेड गैस सब जाता है, तो उसके प्रेजेंस में ओजोन अपने आप डिकम्पोज करता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करते रहता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड देने से क्या होता है, ये जो ओजोन का डिकम्पोजिशन है ना, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ओजोन तो ऐसे भी डिकम्पोज करते ही रहता है, कोई भी इम्प्योरिटी ओजोन के पास पहुंच जाएगा, जैसे पॉल्यूटेड गैस से पहुंच जाता है ओजोन लेयर के पास, तो धीरे धीरे जो है ओजोन कन्वर्ट होने लगता है ऑक्सीजन में, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगता है और नेसेंट ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, ये ओजोन अपने आप टूटता है, ऑक्सीजन और ओजोन ये नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते रहता है, ये नॉर्मल फिनोमेनन है, धीरे धीरे चलते रहता है। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हमको फास्ट करना है, इस प्रोसेस को अगर फास्ट करना है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए। और आज तो कार है, जितना भी व्हीकल्स है, सबसे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता ही है, तो ओजोन लेयर के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन बहुत ही फास्ट हो गया अभी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में आ ही गया है अभी, क्योंकि इतने व्हीकल्स चलते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज चलते हैं, सब जगह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है। हम जो जितना भी व्हीकल है हमारे पास, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सारे से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। और ये जो है ओजोन लेयर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ओजोन लेयर के पास जैसे ही पहुंचता है तो उसका जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये फास्ट हो जाता है, ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है। तो कैसे ये इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फास्ट करता है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, वो जो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड को रीजेनरेट करता है, ठीक है, रीजेनरेटेड कैटलिस्ट, रीजेनरेटेड कैटलिस्ट हो गया। और साथ में जो है फिर से ये ऑक्सीजन गैस
रिलीज करता है। ठीक है, तो अब इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब हमारा जो है फाइनल आ जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तब NO2 लिखिए। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा, इधर बच गया ओजोन, नेसेंट ऑक्सीजन निकलते ही रहता है। ठीक है, और ये दोनों जोड़कर कितना आया 2O2। तो अब देखो ओजोन का जो डिप्लीशन है, डिकम्पोजिशन है, वो फास्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट के रूप में दिखाना है तो यहाँ पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हुआ है ना। फाइनल रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, O3। ठीक है, ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म में ही है, और ये दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या देगा, ऑक्सीजन। ठीक है, यही हमारा फाइनल रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फिर और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस बार लेते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन यही है कैटलिस्ट। ठीक है, यही कैटलिस्ट का काम करता है। आयोडाइड आयन कैसे भी ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो ये दे देगा हमको आयोडाइड आयन। ठीक है, सोडियम आयोडाइड लेंगे वो भी दे देगा आयोडाइड आयन। तो कुछ भी हम ले सकते हैं आयोडाइड के लिए, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या और भी कोई आयोडाइड, जो भी मिल जाए आयनिक कंपाउंड जो आयोडाइड आयन देता है वो कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होता है, यही रिएक्शन है, यही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इसको हमको कैटलाइज करना है ना। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर, आयोडाइड आयन। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, आयोडाइड आयन है। आयोडाइड आयन प्रोड्यूस करने वाला जो भी रहे इस दुनिया में उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये आयोडाइड आयन है, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो कैसे रिएक्शन होता है, हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन मेथड का बात कर रहे हैं, क्योंकि होमोजेनियस कैटालाइसिस है, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है गैस है। ठीक है, तो और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो गैस नहीं है, यहाँ पर ये जो H2O2 है क्या है, लिक्विड है, और ये जो आयोडाइड है ये एक्वस है, पानी में घुला हुआ है, दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है, दोनों ही सेम फेज में है, तो होमोजेनियस कैटालाइसिस है। और होमोजेनियस कैटालाइसिस में कोई एडजॉर्प्शन नहीं होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन पहले होगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होगा कि कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी एक रिएक्टेंट से पहले रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम लोग आयोडाइड आयन है, ये क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन कर गया किसी एक रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे रिएक्ट किया और ये बनाया वाटर बनाया, और ये एक नया आयंस बना दिया, आयोडेट आयंस। इसको क्या बोलते हैं, आयोडेट आयंस। ये है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आएंगे हम लोग सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है कि सेकेंड स्टेप में होगा ये जो आयोडेट आयन बना है ना, ये क्या बना, आयोडेट आयन बना। ठीक है, ये रिएक्शन फिर से करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, और ये बनाएगा वाटर, ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और साथ में जो है रीजनरेट कर देगा कैटलिस्ट को, रीजनरेटेड कैटलिस्ट,
रीजेनरेटेड कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो है जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इधर क्या बच गया, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2H2O2। ठीक है, 2H2O2। ठीक है, उसके बाद इधर ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2H2O और इधर क्या बच गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया होमोजेनियस कैटालाइसिस। कैसे हुआ कि पहले कैटलिस्ट जो है एक रिएक्टेंट से रिएक्ट किया और वाटर बनाया और इंटरमीडिएट आयंस बना दिया। ये इंटरमीडिएट आयंस जो है सेकंड स्टेप में यूज हो गया, वो फिर से रिएक्टेंट के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, फिर से वाटर बनाया, ऑक्सीजन दिया और जो कैटलिस्ट है वो फिर से रीजनरेट हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये फाइनल केमिकल रिएक्शन हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल जो अप्लाई कब करते हैं, होमोजेनियस कैटालाइसिस पे करते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया कि पहले जो है कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन करेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा जो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण वो सेकंड स्टेप में फिर से वो किसी रिएक्टेंट से फिर से रिएक्ट करेगा और हमको फाइनल प्रोडक्ट देगा और साथ में जो है कैटलिस्ट जो है रीजनरेट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग होमोजेनियस कैटालाइसिस को पढ़ लिए। होमोजेनियस कैटालाइसिस का मेन फंडा यही है कि पहले रिएक्टेंट, ठीक है, ये होमोजेनियस कैटालाइसिस कहाँ होता है, जब लिक्विड लिक्विड आपस में इंटरेक्ट करेगा और कैटलिस्ट भी लिक्विड रहेगा, गैस गैस आपस में इंटरेक्ट करेगा और कैटलिस्ट भी उसमें गैस ही रहेगा। तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस हुआ। और इसमें कैटलिस्ट क्या करता है, पहले इंटरमीडिएट्स बनाता है किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करके, फिर वो इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट भी देता है और कैटलिस्ट को रीजनरेट करता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस पढ़ेंगे। आज भर इतना। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।